रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं, बच्चों और बच्चियों को हरासा किया जाता है। आपके नज़दीक ऐसे दरिंदों के लिए सज़ा क्या होनी चाहिए? चौराहे पे इनको लटका देना चाहिए। माँ बाप को चेक रखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। खुदा के लिए रहम करें अपने ऊपर और हमारी आवाम के हालों पर। इनको एहसास नहीं होता कि वो माँ बाप किस कर्ब से गुजरते हैं। मुझे खौफ आने लगता है कि मुझे टच नहीं करो। अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो सब हाथ मेरे ऊपर है। उस लड़की जिसके जिस्म के ऊपर शायद एक लीर भी बाकी नहीं बची थी, एक औरत को आप किस तरह नोच सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने आए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम पहली मर्तबा इस इशू को उठा रहे हों या ऐसी ख़वातीन जिनको हिरासा किया जाता है, परेशान किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है, उनकी आवाज़ ना बने हों। लेकिन हमने ये देखा है कि ये वाक़यात रुकने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। हुकूमत की तरफ से एक्शन तो लिया जाता है लेकिन सज़ाएँ नहीं मिलती, कानून की बालादस्ती को कायम नहीं किया जाता, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जहाँ किसी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बच्चों और बच्चियों को हरासा किया जाता है, ना सिर्फ हरासा किया जाता है बल्कि उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। और यहाँ तक लोग गिर चुके हैं कि कब्र में मुर्दों को भी बख्शा नहीं जाता। अभी मीनार पाकिस्तान का हालिया वाक़या, उससे पहले मोटरवे का इंसिडेंट हम भूले नहीं थे, कुरतुलैन की मौत को हम नहीं भूले थे। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जहाँ पर खातून के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती हो जाती है उसका ब्लेम उसी खातून के ऊपर डाल दिया जाता है। तो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है? तो आज इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर हम बात करने वाले हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की ख़वातीन से और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं, वो क्या सोचती हैं, उनके अपने तजुर्बात क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप टेलीविज़न देखती होंगी, खबरें देखती होंगी, उसमें आए रोज़ ख़वातीन पर तशद्दुद, उनको हिरासा किया जाना। हाँ जी। अभी ये मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या, हर औरत परेशान है। मैं बड़ी मॉडर्न थी, अपनी मर्जी से मैंने ये जो है ये गेटअप अपनाया है। मुझे कभी किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप अकेली ना जाएं कहीं पे। यानी हम लोग अपने घरों में रानियों की तरह रहते हैं। मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, और मैं उन पे आर्डर करती हूँ कि ये काम मुझे कर दो, ये कर दो। सीरियसली, इवन के बाज़ दफ़ा मेहमान आते हैं तो मैं उनसे खाना भी उनसे बनवा लेती हूँ। लेकिन इस तरह पाकिस्तान को बदनाम करना ये गलत है। और सबसे बड़ा जो है ना, आप वो माँ बाप को चेक रखना चाहिए। माँ बाप को चेक रखना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। इवन बेटी है या बेटा भी है, जो भी है, वो देखें, बेटे की बल्कि ज़्यादा देखें कि वो किसके साथ मिल रहा है, सही बात है, क्या कर रहा है, कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है और उसकी क्या एक्टिविटीज़ है। सर आपने सही कहा। आप अपनी बेटी को तो आप सिखाती हैं, आप अपने बेटे को भी बताती हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बेटे की वो, क्योंकि उसने बाहर निकलना है, उसने आपका माशरा जो हमारा जो है उसमें क्रिएट करना है कि किस तरह के। अगर वो मेरा बेटा राह चलते हुए किसी को छेड़ेगा और मैं उसको कवर कर लूँगी तो वो बात गलत है। आपने बहुत अच्छी बात की और मैं आपकी बात सुन के बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि मैं बार बार ये कहती हूँ कि बेटियाँ तो वैसे बड़ी समझदार और प्यारी होती हैं, बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। आपके नज़दीक ऐसे दरिंदों के लिए सज़ा क्या होनी चाहिए? कोई इबरतनाक होनी चाहिए जो नेक्स्ट टाइम कोई करने से पहले ने एक दफ़ा सोचे कि मुझे मेरे साथ ये होगा, इसलिए वो फिर नहीं ऐसा काम करे। आप क्या कह रही हैं? सजाएं? मैं तो सजाएं मौत की होनी चाहिए। सरेआम फांसी होगी, ये लोग ठीक कभी ठीक होंगे, अभी ठीक हो जाएंगे, ये ठीक होंगे। हमारे यहाँ छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, इवन बच्चे भी महफूज नहीं हैं। बुरके में कोई खातून हो, निकाब लिया हो या तैयार हो कि कोई निकली हो या ना निकली हो, उसको जुमले कसे जाते हैं, बिल्कुल कसे जाते हैं, तंग किया जाता है, कुछ नहीं तो कंधा मार के। खुद एक ऑफिस वर्कर हूँ तो मेरे साथ भी मतलब ऐसा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारा माशरा ही ख़राब है। बिल्कुल, कुछ हमारी जो है वो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है इसमें, कुछ हमारी अपनी बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने ऊपर भी लागू होती हैं। तो कुछ ख़वातीन को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। तो फिर कोई तो स्टेप लें, किसी जगह पे तो स्टेप लें ना। किसी को आपने देखा कोई सज़ा मिली हो? हमने तो आज तक नहीं देखा, आज तक यही देखा कि तशद्दुद बेशुमार होता है, लेकिन सज़ा कोई नहीं दी। तो इस तशद्दुद के बढ़ने की वजह कहीं ये तो नहीं है कि सज़ाएं नहीं मिल रही हैं इसलिए लोगों को शय मिलती है? यही वजह है। यही वजह है। हाँ जी। आपकी अपनी भी बेटियां होंगी, आपको हाँ जी। डर खौफ महसूस होने लगा अब? ऐसे ही
आप तो ज़्यादा अवेयर होते हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा आज की यंग जनरेशन इस्तेमाल करती है, तो एक खौफ और एक गुस्सा, डर नहीं पैदा हो गया बच्चों में? बहुत ज़्यादा। बेसिकली अभी जो रिसेंटली ये 2 इंसिडेंट हुए, एक 14 अगस्त का मीनार पाकिस्तान पर, एक जो चिंची रिक्शे पे एक लड़का आता है, एक लड़की को मतलब के छेड़ के चला जाता है, ये बिल्कुल ही अनएथिकल है। और आई गेस कि हम लड़कियों में अब ज़्यादा खौफ इस चीज़ में बैठ गया हुआ है कि हम लोग कहीं पे भी फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर हमने कहीं जाना है, पहले इन लोगों ने, आपको शायद याद होगा कि प्रीवियसली एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई थी कि लड़कियों के कपड़ों की वजह से मर्द उनकी तरफ आते हैं या लड़कियां खुद इनवाइट करती हैं। चले एक इंसिडेंट हो गया, लड़कियों ने खुद इनवाइट किया हमारे पाकिस्तान पे जो भी हुआ। व्हाट अबाउट चिंची रिक्शा, उस पर किसी लड़की ने इनविटेशन तो नहीं दिया था कि एक लड़का आए, उसे छेड़े और वो चला जाए। आपको क्या लगता है सज़ाएं कितनी ज़रूरी हैं? क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता किसी को सज़ा मिली। इनको सज़ा देनी चाहिए। इनको आई थिंक, शायद मैं कुछ ज़्यादा ना इस बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन चौराहे पे इनको लटका देना चाहिए। इस वक्त सनाम जद हमारे साथ मौजूद हैं, यूट्यूबर भी हैं, फील्ड में निकलती हैं, काम करती हैं, लेकिन हालिया जो वाक़यात हुए हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ हरासानी के और ख़वातीन को टॉर्चर जिस तरह से किया जा रहा है, उस पर ये कैसा महसूस कर रही हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि मैं बहुत अरसे से फील्ड वर्क कर रही हूँ। कभी निकलते वक्त, कभी काम करते वक्त खौफ फील नहीं हुआ था। जब ये 14 अगस्त का वाक़या हुआ, उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाहर निकली काम करने के लिए, तो मुझे मेरे घर से 4 दफ़ा फ़ोन आया कि क्या तुम ठीक हो। पहले भी काम में देर सवेर होती थी, लेकिन कभी घर वालों का भी जैसे फ़ोन नहीं आया था, वो परेशान नहीं हुए थे। तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इन वाक़यात से हम लड़कियां तो डिप्रेशन में जाती हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, वो कितने ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो जब ये वाक़या हुआ तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। इस तरह के वाक़या, जब आयशा का ये वाक़या हुआ, तो मैं इस तरह का, आयशा की बात नहीं करी मैं, ओवरऑल कोई भी वाक़या, जब कोई हम रेप की न्यूज़ सुनते हैं, छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, बच्चों को नहीं छोड़ते मदरसों में, तो ना खौफ आता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती है, डिप्रेशन होता है, अंदर से दिल डरता है कि कहीं ये वाक़या हमारे घर में से या हम में से किसी के साथ ना हो जाए। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जब कोई मुजरिम जो है इस तरह का घिनौना गुनाह करता है ना, तो उसको आवाम के हवाले करें, या जिस घर वालों के बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है उसके हवाले करें, वो उसको अपने मुताबिक सज़ा दें, ताकि उनके तसल्ली हो, दिल को भी थोड़ा सा सुकून मिले। क्योंकि जो घर वाले हैं ना, उनके दिलों पे क्या गुजरती है ये शायद हम भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसकी मासूम बच्ची को ये लोग भेड़ियों की तरह चीर फाड़ के फेंक देते हैं, वो माँ बाप सारी सारी रात उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। मतलब कि इनको एहसास नहीं होता कि वो माँ बाप किस कर्ब से गुजरते हैं। 8-8 घंटे मोहल्लों में ना अनाउंसमेंट होती रहती है कि हमारी बच्ची, हमारा बच्चा लापता है, किसी के पास है तो वापस कर दो। लेकिन माँ बाप को क्या पता होता है कि उसके साथ किस तरह का जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसको दरिंदे नोच रहे हैं। खुदा के लिए रहम करें अपने ऊपर और हमारी आवाम के हालों पर। मेरा ख्याल है इसका सिर्फ एक ही हल है कि इन मुजरिमों को आवाम के हवाले किया जाए, इन्हें चौक में लटकाकर इतने कोड़े मारे जाएं, या फिर उसके घर वाले उसको पत्थर मार मार के इतना उसका बुरा हाल कर दें कि कोई भी जुर्म करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि हमारे घर बेटी ना हो। कोई भी माँ, अल्लाह ने तो बेटी को रहमत बना के भेजा है। कहते हैं ना कि बेटी से डर नहीं लगता, बेटी के नसीबों से डर लगता है। और यहाँ पे बात बेटी और बेटे की नहीं है, ये भेड़िए, ये दरिंदे तो बेटों को भी नहीं छोड़ते। जब वो मोटरवे इंसिडेंट हुआ तो सबका कहना यह था कि वो खातून घर से बाहर निकली क्यों। भाई आपको क्या पता उसकी कितनी मजबूरी थी, कितनी ज़रूरत थी कि उसे निकलना पड़ा। उसने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, उसने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। भाई आप विक्टिम ब्लेमिंग करने की बजाय आप कह रहे हैं कि इस घर में भी चोरी होगी तो उस घर को ताले लगा लो, उस घर में चोरी है तो उस घर को ताले लगा लो। भाई चोर को पकड़ो ना, चोर को कोड़े मारो, चोर को सजा दो, ताकि घरों में चोरियां होना बंद हो। बहुत शुक्रिया सना। इस वक्त मैं जितनी ख़वातीन से बात करी वो बहुत जज्बाती हैं, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मेरा दिल भी ऐसा ही कट रहा है, यही महसूस कर रहा है, क्योंकि सब बहुत खौफज़दा है। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि घरों में बैठे वालिदैन, बहन भाई सब खौफ का शिकार हैं। अच्छा, जो हम देख रहे हैं बच्चियों के ख़िलाफ़ सेक्शुअल हरासमेंट हो रही है, घरों में घुस के भी ख़वातीन को तशद्दुद, जिनसी हरासानी का निशाना बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो वही लोग ये हरकत करते जो वहशी होते हैं, जिनको अपनी बहन बेटी की इज्जत का नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि हमारे घर पे भी माँ बहन बेटी है, हमारी बच्चियों के साथ भी ये हरकत हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए सज़ाएं क्या होनी चाहिए? उनको ना सरेआम
गोली मार दो या फांसी पे लटका दो, या फिर उनको ना अपाहिज करके ऐसा चारपाई पे डालो कि वो पानी भी पीना हो ना तो वो अपनी बहन बेटी को बोले कि भाई हमें पिलाओ, और एहसास हो कि हमने गलत किया है। आप खुद भी काम करती हैं, फील्ड में निकलती हैं, तो जब घर से बाहर निकलती हैं तो कभी डर खौफ का एलिमेंट दिमाग में आता है? कभी कभी आता है, जैसा कि लोगों को देखते हैं, अभी मीनार पाकिस्तान वाला जो सीन हुआ है इस पे देख के अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा हजूम में जाने से थोड़ा डर लगता है कि लोगों का पता नहीं चलता किस तरह से है, ताकि कैमरामैन साथ में होते हैं और भी लोग साथ में होते हैं, लेकिन है ना ये जब तक एक्शन ही ना हुकूमत लेगी तब तक ये डर हम सब बेटियों के बहनों के दिलों में रहेगा। हर बच्ची, हर खातून, हर लड़की कर रही है कि जब तक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, और सज़ाएं भी ऐसी नहीं कि आप उनको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दें, इबरतनाक सज़ाएं, सरेआम सज़ाएं, तो ये भेड़िए सुनने वाले नहीं हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, बल्कि इस तरह के वाक़यात से मज़ीद शय पकड़ने वाले, इसलिए इनको खुदारा इबरत का निशान बनाया। मैं इतना ज़्यादा डर चुकी हूँ कि मुझे घर में बच्चे हैं तो मुझे ज़रा सा भी ऐसे कर रहे हो ना, टच कर रहे हो तो मुझे खौफ आने लगता है कि मुझे टच नहीं करो। अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो सब हाथ मेरे ऊपर है। लोगों ने कहना वो लड़की अच्छा आप देखते हैं कैसे काम करती है, कभी कहना कि ख़वातीन ने क्या करना है, तो मतलब इस तरह की एनवायरनमेंट थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयशा अकरम के साथ, जिनको आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर देख चुके हैं, टीवी चैनल्स पर भी देख चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत बाहिम्मत हैं। आपने जो सहा जो बर्दाश्त किया, बहुत सी औरतों में ये हिम्मत नहीं होती। आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, अब आप कैसी हैं, अब आप कैसा महसूस करें? बस अल्लाह का शुक्र है, उसने दोबारा से एक ज़िंदगी दी है, और उस नई ज़िंदगी की शुरुआत इस तरह है कि एक सच की जंग लड़ रही हूँ, और इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम, पूरे पाकिस्तान, सबकी माएँ, सब औरतें मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने एक सच की आवाज़ को बुलंद किया, और खुदा ताला मुझे कामयाबी दें। कुछ लोग ये कहते हैं ख़वातीन के लिए, उसने ऐसा किया ही क्यों, वो वहाँ चली ही क्यों गई, उसका लिबास ऐसा था। आपकी मैंने बातें सुनी थी आपकी, और आप मुझे बता रही थी कि अभी कोई छोटा बच्चा भी आपके पास आ जाता है तो आप खौफज़दा हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं इतना ज़्यादा डर चुकी हूँ कि मुझे घर में बच्चे हैं तो मुझे ज़रा सा भी ऐसे कर रहे हो ना, टच कर रहे हो तो मुझे खौफ आने लगता है कि मुझे टच नहीं करो। अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो सब हाथ मेरे ऊपर है। सब लोग कहते हैं कि मैं वहाँ पे एक वॉइस मैसेज करके गई थी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। सपोज़ कर लें अगर मैंने फ्रेंड्स को भी बुलाया तो फ्रेंड्स को मैं ख़ुद कहूँगी कि आओ मुझे नोचो और मुझे सारी दुनिया के सामने बढ़ाना कर दो। कहाँ किस हिस्ट्री में लिखा है कि कोई औरत अगर वॉइस मैसेज भी करके जाती है फ्रेंड्स को बुलाने के लिए तो उसका नतीजा ये होता है। उस वक्त आपकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा? इतने सब लोग थे, मैं तो हैरान हूँ कि कोई ये नहीं आया कि इस लड़की को यहाँ से निकाल के हम बाहर ले जाएं। ये कौन दरिंदे हैं, कौन भेड़िए हैं, बल्कि दरिंदे भेड़िए कहना भी दरिंदों और भेड़ियों की तस्वीर है। कोई नहीं आया मदद को। उनमें से कुछ लोग मुझे बचाने वाले भी थे। मैं सबको ये नहीं कहती कि सब ही मुझे कर रहे थे टॉर्चर। उनमें से बहुत ज़्यादा लोग मुझे बचाने वाले भी थे, और कोई मुझे कवर करता था, कोई मुझे अनकवर। कुछ लोग मेरे लिए लड़ाई भी करते थे। मैं ये नहीं कहती, उनमें मेरे बहुत ऐसे मुहाफिज भाई भी थे जो आपस में फ़ाइट कर रहे थे। मेरी टीम मेंबर्स फ़ाइट कर रहे थे। मेरी टीम के कुछ लोगों को बाकायदा इंजरी भी हुई है। मुझे बेशुमार चोटें लगी हैं। इवन तो कि जब मेरा मेडिकल हुआ डॉक्टर रोने लग पड़ी। वो सारा दिन उसने मेडिकल को रोक के रख दिया कि मैं नहीं करूँगी। इसका जो एक सीन है वो एक अलग से सिनेरियो है। इसको टॉर्चर किया गया लड़की को। उस वक्त जब मेरी सांस बंद हो रही थी, उस सिनेरियो में 2.5-3 घंटे एक लड़की इतने लोगों के अंदर और इतनी गर्मी में, आप बताएं कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और उस गर्मी में जब मेरा लास्ट सांस चल रहा था, एक छोटा सा बच्चा आया 16-17 साल का, पानी की बोतल लेकर आया। पानी की बोतल मेरे मुंह में जब वो पानी डाल रहा था, लोगों ने उस बोतल को भी पंच कर दिया, और वो पानी थोड़ा सा ऐसे मेरे मुंह में गिरा, वो अंदर ही नहीं गया। और उसके बाद मैंने खुद हाथ ऐसे थम पर रख दिए। पिलर था, मैंने एक ही, मेरे साथ सामने मेरी टीम का एक मेंबर खड़ा था, उसे एक ही इशारा किया, बस हाथ रखे, और कोई पानी का नहीं पता, कोई दुनिया का नहीं पता। उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं किधर है। कुछ देर बाद मुझे एक आवाज़ आई, मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एक छोटी सी आवाज़ आई, मेरे पार्टनर रैम्बो दिल जो मेरे साथ काम करता है 2.5-3 साल से,
उसने आवाज़ दी, आयशा मैं आ गया हूँ, पुलिस आ गई है। वो पुलिस का लफ्ज़ मेरे कानों में पड़ा और आंखें तो नहीं खुली, लेकिन एक दिल में उम्मीद जागी कि आयशा बच जाओगी। क्योंकि मैं उस वक्त लास्ट टाइम में अपनी खुदा से बातें कर रही थी कि यार अब तूने मेरी अगर मौत लिखी थी तो इस तरीके से, मुझे इस वक्त मौत का डर नहीं लग रहा। मुझे ये डर लग रहा है कि जिस कंडीशन में मैं हूँ, ये लोग मुझे मरने के बाद भी कितने घंटों तक नोचते रहेंगे और कोई भी यहाँ से नहीं निकालेगा। और उस वक्त सब कुछ याद आ रहा था, घर का, बाहर का, और कह रही थी कि अल्लाह पाक मैं एक ओनली वन मेंबर हूँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, आप मुझे ऐसे कैसे अपने पास लेके जा सकते हो? आपको मुझे ज़िंदगी देनी होगी, और अगर ऐसे ही मैं चली गई तो मेरी मम्मा का क्या होगा? वो तो सिर्फ मुझे ही देख के जीती हैं, मैं ही तो उनकी अब बेटी रह गई हूँ। पिछले साल आप उनकी बेटी को ले गए, आप मुझे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो? मैं तो बड़े चाव से ग्रीन ड्रेस पहना हुआ है शलवार कमीज़, मैंने बड़े चाव से ये चीज़ें मतलब ज़ेबतन की हैं। आपने वो मुझे ख़ुद को पिक्चर में भी नहीं देखने दिया, मुझे वो सूट कैसा लग रहा है कैसा नहीं। मैंने कहा कि ये कमीज़ मुझे कैसी लगेगी, मेरी मम्मा ने ये ड्रेस सिलाया। तो मेरी मम्मा की हमेशा ख्वाहिश होती है कि जब मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस सिलाई करती हूँ ना, तो वो सबसे पहले कहती है मुझे पहन के दिखाओ, और वो जब देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं कि या अल्लाह मेरी बेटी को नसीब करना। तो आज मैंने ये ड्रेस पहना तो उन्हें देखना ही नसीब नहीं हुआ। जब मैं कैंटीन पर गई तो मैंने उस लड़के को इशारा किया कि ये ना इसको पैक कर दो, मैंने घर लेके जानी है। उसने कहा आपने क्यों ये कमीज़ लेनी है? मैंने उसे कहा कि ये मेरी मामा ने अभी तक देखी नहीं है, मुझे ये कमीज़ देखनी है। उसने कहा ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको फेंक दें, ये मनहूस है। मैंने कहा नहीं, इसको शॉपर में डाल दो। मेरी मामा ने अभी तक ये कमीज़ नहीं देखी, ये कपड़े नहीं देखे उन्होंने। आयशा, मैं आगे के लिए पूछना चाहती हूँ, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोचा है? और ये जंग तो हम सब की जंग है, हर औरत की जंग है, हर अक्लमंद और बाशऊर मर्द की जंग है। देखिए, मेरे साथ जो हुआ, मेरा फ्यूचर तो खैर मुझे बिल्कुल नहीं पता, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी मैं ज़िंदा हूँ भी कि नहीं। तो फ्यूचर का बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, सब अल्लाह ताला पे छोड़ दिया हुआ है। एक और छोटा सा मैसेज करना चाहूँगी कि लोग समझ रहे हैं मैं अपनी कौम का नाम ख़राब कर रही हूँ। मैं इसी कौम की बेटी हूँ। मेरे साथ एक ज़्यादती हुई, मैंने कहा था वहाँ पे जो मर्द थे, आखिर वो मर्द ही थे ना जो मुझे क्रोध रहे थे। मैं किस पर ब्लेमिंग करूँ, किसको गलत कहूँ, किसको अच्छा कहूँ? वो औरतें नहीं थी जो मेरे ऊपर झपट पड़ी, वो मर्द हजरात ही थे। और उन 400 मर्दों का अगर नाम लिया जा रहा है तो उन 400 में से बहुत ज़्यादा लोग मुझे बचाने वाले भी थे। प्लीज़ आपस में फितना फैलाकर मेरी कौम को आपस में मत लड़ाई करवाएं, मत मर्दों को आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किया जाए। वो मर्द हजरात, मेरा पाकिस्तान, मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात और बड़ी गैरतमंद ये कौम है। मैं इन मर्दों को बुरा नहीं कहती, और प्लीज़ मुझे इंसाफ दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस वक्त हम रबिया बाजवा साहिबा के साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी आप? बिल्कुल, थैंक यू। जैसे कि आप खुद भी खातून हैं, और मर्दों का माशरा अगर मैं कहूँ अब तो इन तमाम वाक़यात के बाद तो गलत नहीं होगा। आपने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, जब आपने ये कहा कि मैं लॉयर बनूँगी, तो इस पर कितना इनकरेज किया गया और कितना डिस्करेज किया गया? देखिए, मुझे जो फैमिली की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे सारी पढ़ी लिखी फैमिली, और वो सारी हमारी जो कज़न्स हैं, ख़वातीन हैं, काम कर रही हैं। मेरी वालदा भी स्पेशल एजुकेशन में वो प्रिंसिपल थे जब रिटायर हुई हैं, तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और दूसरी बात यह है कि मैं ख़ुद से मेरे अपनी तरबियत पे इसी तरह की थी, और मैं समझती थी कि ख़वातीन जो है 50% के करीब आबादी है पाकिस्तान की, और बल्कि पूरी दुनिया में आधी तकरीबन ख़वातीन है, आधे मर्द हजरात हैं। तो अगर ख़वातीन को आप कैद कर देंगे, घरों में बिठा देंगे, तो आपका माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मुझे मतलब बतौर इंसान भी मैं समझती थी कि जिस तरह मेरे 2 भाई हैं, तो जिस तरह भाइयों के वो सोसाइटी में चलते हैं, बिहेव करते हैं, जिस तरह वो इंडिपेंडेंट अपने फ़ैसले करने में, तो मैं क्यों नहीं? तो मुझे घर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे अपनी कमिटमेंट थी अंदर से कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल। जब आप कोर्ट में जाती हैं, केस लड़ती हैं, अभी तो आप बहुत सीनियर हो गई हैं, शुरू में जो आपके मेल लॉयर्स थे, आपके साथ कॉलीग्स थे, उनका रवैया कैसा था?
देखिए लॉ कॉलेज में भी हमारे जो माहौल था बड़ा अच्छा था, मतलब मेरे साथ जो मेरे कोलीग से बड़ा हमारा एक अच्छा ताल्लुक था, रिस्पेक्ट थी। और दूसरी बात यह है कि जब हम लॉ कॉलेज के अंदर आए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना सर्कल भी फिर वैसा बना लेते हैं जैसा आप चाहते हैं। तो जो मेरे मिजाज के लोग थे, हमेशा मेरा ये रहा, चाहे मर्द है या ख़वातीन है, मैं ज़्यादा उन्हीं से मतलब उठती बैठती उन्हीं के साथ हूँ। तो फिर इस तरह के लोग मौजूद थे। लेकिन ये है कि जब मैं बार में आई तो अच्छा रिस्पांस भी था लोगों का। मैं तो बड़े, हम चूँकि मेरी तरबियत ही लड़कों की तरह एक तरह से हुई थी, तो मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि वो लड़की है वो लड़का है। अपनी जो थोड़ी तरबियत थी वो तो ज़ाहिर थी, लेकिन मुझे कभी इतना महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी कमिटमेंट थी कि मैंने करना है। तो जब मैं आई तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो आए थे, मतलब लोगों ने कहना वो लड़की है, अच्छा आप देखते हैं कैसे काम करती है, कभी कहना कि ख़वातीन ने क्या करना है। तो मतलब इस तरह की एनवायरनमेंट थी। आप खुद देखती हैं ऐसे तमाम केसेस को कोर्ट में, अगर आप खुद ऐसे केसेस नहीं लड़ रही तो मुख्तलिफ और वकील लड़ते होंगे, कितने वुमेन हरासमेंट के केसेस हैं या सेक्शुअल हरासमेंट के या मुख्तलिफ और जो ख़वातीन केसेस दायर करती हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है, कितने % सज़ाएं मिली होंगी? देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके या फैमिली केसेस हैं, उनके अंदर ख़वातीन खुला लेने आती हैं तो उनके बहुत एक जो अक्सर 80% ग्राउंड ये होती है कि तशद्दुद करता है, मुझे मारता पीटता है। मतलब औरतें, मैंने ये देखा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत हद तक वो बर्दाश्त करती हैं कि उनकी फैमिली सिस्टम जो उनका एक मैरिटल बॉन्ड है वो कायम रहे। लेकिन होता ये है कि दूसरी साइड से जब कोऑपरेशन नहीं होता तो फिर ख़वातीन अदालतों में आती हैं, तो उसमें टॉर्चर जो है ना वो और वायलेंस ये बहुत बड़ी एक मतलब एक जो रिकग्नाइज्ड ग्राउंड भी है लॉ के तहत, और ख़वातीन उसकी वजह से आती भी हैं अदालतों के अंदर। इसी तरह हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है उसके ऊपर भी कानून बना हुआ है। अगरचे कि उस कानून का थोड़ा सा मैंने महसूस किया, कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि जिसमें हमें नज़र आया कि उसका मिसयूज़ हुआ है, और उसकी वजह से जो जेन्युइनली जिन ख़वातीन के लिए ये कानून बना था, जो हमारी बच्चियाँ आम तबकात से ताल्लुक़ रखती हैं, जो आम जगहों पे जाके काम करती हैं, ऑफिस में करती हैं, जो किसी हाई पोजीशन के ऊपर नहीं भी होती, तो उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब वो फ़ायदा उस तरह उठा नहीं सकी। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी लेजिस्लेशन है और इसकी वजह से काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि ख़वातीन अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती हैं। हम सारी तरबियत का फोकस कर देते हैं बेटी के ऊपर, बेटे को नहीं सिखाते हैं। बेटे के लिए हम यही कहते हैं कि जी मर्दों का माशरा है, मर्द ऐसे कर लें तो उनको माफ़ी है। तो जब तक माएँ और बाप, मुझे ये लगता है कि अपने बेटे को भी ये नहीं सिखाएंगे कि अपनी बहन को इक्वली ट्रीट करो, या घर में अपने रवैये से नहीं बताएंगे कि आप अपनी बीवी के साथ अच्छे रवैये से कि ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो तब्दीली उसके बगैर नहीं आ सकती। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि एक और आपने बेटे की बात की, मैं ये समझती हूँ जब भी हम डिस्कशंस करते हैं तो हम कहते हैं माँ ने तरबियत अच्छी नहीं की, मेरा ख्याल है बाप ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ बड़ी अफसोसनाक है, और वो ये है कि हम लोगों ने घरों के अंदर भी इस तरह के हमारा सिस्टम होता है कि ताकत जो होती है ना हर वक्त उसका इजहार होता है। जो हमारे हेल्पर्स होते हैं घरों में हमारे साथ काम करते हैं, हमारा रवैया उनके साथ भी दुरुस्त नहीं होता, वही बच्चा आपका देखता है, वही बच्चा आपका सीखता है। बहुत शुक्रिया रबिया, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, आपने अपने तजर्बात भी बताए, और जो एक बड़ी पॉजिटिव बात रबिया ने हमसे शेयर की वो ये कि सज़ाएँ मिलती हैं, लेकिन सज़ाएँ उसी वक्त मिलेंगी जब आप आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, जब आप उन केसेस को लेकर कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। लेकिन हमने देखा है हमारी औरतें खौफजदा हो गई हैं, और खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से कहती हूँ ये कहना छोड़ दें कि मर्द ने ये कर दिया तो कोई बात नहीं, मर्द को हर चीज़ की छूट है, मर्द कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में मर्द का किरदार तभी बेहतर होगा, सोच तभी बदलेगी जब आप उसको वो सब कुछ सिखाएंगे जो आप एक बेटी को, एक बच्ची को सिखाते हैं। ख़वातीन के जो जितने भी मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, और अथॉरिटी उनको इस चीज़ में मुतहर्रिक करती है कि ख़वातीन को जो जस्टिस है वो स्पीडी मिले। माशरे की बुनियाद इंसाफ होती है, माशरे की ज़वाल का सबब, वहाँ की जिल्लत का सबब जो होता है ना वो ये होता है कि मुजरिम आज़ाद फिर रहा हो। इस वक्त हम मौजूद हैं विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब के ऑफिस में, और यहाँ की चेयरपर्सन ख़ुद खातून हैं, ख़वातीन के मसाइल को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बहुत अरसे से काम कर रही हैं। जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तब भी एक फ़ैमिली यहाँ पर मौजूद थी, एक खातून यहाँ पर मौजूद थी जिनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रही थी, उनकी काउंसलिंग कर रही थी। तो हमने भी थोड़ा सा देखा कि क्या तरीक़ाकार है। तो इस वक्त हमारे साथ कनीज़ फ़ातिमा चदर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि किस तरह आप पर्सनल लेवल पर सबको डील कर रही हैं, उनको समझा रही हैं, बात कर रही हैं, और एक खातून होने के नाते आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं ख़वातीन के मसाइल। डेफिनेटली देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि एक खातून अगर विक्टिम हमारे पास आती है
तो अगर उसको खातून डील कर रही है, चूँकि बेसिकली ये इदारा ही ख़वातीन के लिए बनाया गया है, तो उसको डील भी डेफिनेटली उसको करना चाहिए। बीइंग अ चेयरपर्सन में जहाँ कुछ मामलात ऐसे आ जाते हैं जो स्पाउस के हम देखते हैं कि ज़्यादा मुश्किल आ रही है उसमें, तो मैं उसमें फिर ख़ुद भी उस हेयरिंग में बैठती हूँ। जब हमारी यहाँ पे काउंसलिंग हो रही होती है या हमारी साइकियाट्रिस्ट जब उनकी हेयरिंग कर रही होती हैं, तो मैं उनको देखती हूँ। और फिर जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है फैमिली को, हमने यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज़ रीयूनियन भी करवाई हैं, तो इस तरह के डेली बेसिस पे केसेस आ रहे होते हैं। तो बीइंग अ चेयरपर्सन मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं, बीइंग अ चेयरपर्सन मैं उनको, चूँकि एक खातून जब किसी पुलिस स्टेशन पे जाती है तो वो उस तरह से कंफर्टेबिलिटी से बात नहीं कर सकती जो मेरे साथ आके खुल के बात कर लेती है या मेरी साइकियाट्रिस्ट से बात कर लेती। जब उनका सेशन होता है इधर, मेरी लॉयर से वो अपनी प्रॉब्लम पूरी शेयर करती है, और जो उसके साथ जैसे वो विक्टिमाइज हुई होती है वो फ्रीली उसको बताती है। एक खातून को डेफिनेटली इजीली आप बता सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी पुलिस थाने में जाएं और मेल से बात करें। सो मेरे ख्याल में इस वजह से यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं जो अथॉरिटी के ऊपर, कि हमें अपने मसाइल लेके उन्हीं के पास जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये अथॉरिटी आपकी जो ख़वातीन के लिए काम करी है, क्या तरीक़ेकार है? क्योंकि आम पब्लिक को नहीं पता, बेचारी ख़वातीन को अपने हकूक़ का ही नहीं पता, और अगर कोई विक्टिम है उसको भी नहीं पता कि मैं कहाँ आ जाऊँ, किस इदारे से राबिता करूँ। हमारे पास आने का एक ही मैकेनिज़्म है, हमारे नंबर हमने दिए हुए हैं, अपने टेलीफोन नंबर हमसे रब्ता करें। और हाँ, मैं ये कहती हूँ बीइंग अ चेयरपर्सन, अगर आप हमारे तक नहीं पहुँच सकते तो आप हमें कॉल करें, हम आपके डोर स्टेप पे खुद जाएंगे। और मैं पूरे पंजाब में ख़वातीन को विज़िट करती हूँ जो जिनके साथ कोई इस तरह से केसेस वायलेंस के पेश आते हैं या किसी के साथ कोई रेप का केस आ गया, तो मैं फ़िज़िकली जाके उसको विज़िट करती हूँ। तो हमने इस इदारे की अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है, जिसमें हम यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और सिविल सोसाइटी सबको उसमें हम चाह रहे हैं कि हमारा जो मैसेज है ग्रास रूट लेवल तक ख़वातीन तक पहुँचे और उन्हें पता चले कि एक इदारा ऐसा है जो सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहा है, और ये सारी सर्विसेज जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपके पास तो हर तरह के केसेस आते होंगे, आपको क्या समझ आती है कि क्या वजह है ख़वातीन के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत, इतना गुस्सा, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये समझती हूँ कि जब आप औरत को इज़्ज़त की जगह पे नहीं समझते, आप उसे एक टारगेट समझते हैं। या पहले मतलब ज़माने जहालत में कहते थे औरत पाँव की जूती है। अगर आप इस माइंडसेट से उसको देखते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक टारगेट है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ वाइफ, ये मेरे लिए एक रिस्पेक्ट का मकाम है और ये मेरे घर की मलका है, तो देन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान मतलब इस तरह से उसके साथ कर सके। तो मेरे ख्याल में इसके लिए एजुकेशन मस्ट है कि आप एजुकेट करें लोगों को, और अपना जो जहाँ आप अपनी फ़ीमेल जो चाइल्ड हैं उनको बताते हैं जी आपने ये करना है, आपने इस तरह से उठना है, बैठना है, बाहर जाना है, इस तरह करना है। आपके जो मेल चाइल्ड हैं उनको भी ट्रेंड करें उसी तरह। आप सिर्फ फीमेल को, हमें ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है हमारा, हम हमेशा बच्चियों को बताते हैं ये चीज़ें और बच्चों को हम ये चीज़ें नहीं बताते। बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़ाहिर है, इतने अरसे का बिगाड़ इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिनसी हरासानी के बहुत से केसेस सामने हैं। वो सिर्फ ख़वातीन के अगेंस्ट नहीं थे, वो छोटी बच्चियाँ, बच्चे, फिर और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, कब्र से मुर्दा निकाल के उसके साथ ज़्यादती कर देना। और अब तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पब्लिक प्लेसेस पे जाते हुए ख़वातीन घबराती हैं, और ये ट्रिगर हो गया मीनार पाकिस्तान के वाक़े से। अब हम हर रोज़ देख रहे हैं कि एक नहीं कई वाक़यात हो रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये कई सालों से ऐसा चल रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए आपके इदारे की जानिब से कुछ ऐसी सज़ाएँ हैं जिनको मिलने के बाद ज़रा थोड़े इंसान बने, थोड़ा खौफ उनके जहनों में पैदा हो? देखिए, ये इदारा बेसिकली 2016 में बना था, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2016 के तहत, ठीक है। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, सज़ाएं भी मिल रही हैं लोगों को। अभी आपने देखा ये जितने इंसिडेंट हुए हैं, सबसे पहले आप इस पे गौर करें कि सीएम इसकी डेली मीटिंग ले रहे हैं,
ख़वातीन के जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं और हमारे जो लॉ एनफोर्सेस की जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो कितनी मुतहरिक हैं। लोग पकड़े गए हैं, उनके खाके बने, पहले छापे मारे गए, लोगों को पकड़ा गया। अभी ये परसों जो केस हुआ इस पर भी फौरी तौर पर पकड़ा गया और इनको सज़ाएँ भी मिली। इनका जो जस्टिस का निज़ाम है इसको स्पीडी, और मैं कहती हूँ जो ख़वातीन के जो जितने भी मसाइल हैं उनको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और अथॉरिटी उनको इस चीज़ में मुतहरिक करती है कि ख़वातीन को जो जस्टिस है वो स्पीडी मिले। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और हम भी यही चाहते हैं कि सज़ाओं की तरफ ज़रा ज़्यादा आ जाएं ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको रोका जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं आमना मलिक साहिबा के साथ, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होने के साथ साथ अरमान वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक इदारा चलाती हैं, जो कि ऐसी ख़वातीन जिनको लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ये अफोर्ड कर सकें, उनकी मदद भी करती हैं, उनके मसलों का हल भी तलाश करने की कोशिश करती हैं। आप 15-20 साल से ख़वातीन के मसलों पर ज़्यादा काम कर रही हैं। ये जो वुमेन हैरेसमेंट है, परेशान कर देना, हरासा करना, उसको इस नज़र से देखना कि वो इंसान है ही नहीं औरत, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? एक्चुअली आपने सवाल इतना सेंसिटिव किया है कि मैं जब से ये इंसिडेंट हुआ है मीनार पाकिस्तान वाला, तब से मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि हम सोसाइटी के अंदर जो इतना काम कर रहे हैं, कभी कभी लगता है हम फिर ज़ीरो पे खड़े हो गए हैं आके। मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह क्या है। हमने जब ये काम स्टार्ट किया वुमेन राइट्स के लिए काम करना, तो थोड़ा सा मीडिया से लेकर समाज थोड़ा सा डिफरेंट था इससे, और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकती हैं कि इन्फ्लुएंस नहीं था इसका, जैसे ये कोई ऐप्स हैं जैसे हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई। दूसरा, इस किस्म के जो मामलात होते हैं जब जिनसे माशरे में अनारकी बढ़ती है, उसका जो वजह होती है वो होती है अदम बर्दाश्त। हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ जहाँ आप टेक्नोलॉजी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इंसान की क़ुव्वत बर्दाश्त कम होती जा रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस लड़की ने, एक इंसिडेंट हुआ है मीनार पाकिस्तान के ऊपर, अगर उस लड़की ने मीट द ग्रीट के लिए भी किसी को बुलाया है, तो मेरा ख्याल है कि वो उसके साथ जो हुआ वो उसकी हकदार नहीं थी, उसके साथ सरीहन ज़्यादती हुई है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इस ज़्यादती के ऊपर बहुत अच्छी बात है, वज़ीर आज़म साहब से लेकर बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया, सिर्फ ये देखने के लिए, बताने के लिए। लेकिन ये क्यों होता रहा, ये क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? मैं एक ही बात आपको बार बार बोलूँगी कि पाकिस्तान में जुर्म होते हैं, होते रहेंगे, होते आ रहे थे, होते आ रहे हैं, उनको सज़ाएं नहीं दी जाती। जिस माशरे में सज़ा नहीं होती वहाँ पे जुर्म कभी भी नहीं रुकता। और जहाँ पर छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ, औरतों के साथ ज़्यादतियाँ, रिक्शों पे जाती हुई बच्चियों और औरतों के साथ ज़्यादतियाँ, आप कानून पे कानून पास कर रहे हैं तो कानून पे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? उस लड़की जिसके जिस्म के ऊपर शायद एक लीर भी बाकी नहीं बची थी, उस सानेहा ने, उस चीज़ ने मुझे सोने नहीं दिया। एक औरत को आप किस तरह नोच सकते हैं? जहाँ पर एजुकेशन नहीं होगी और मोबाइल के अंदर फ्री डाटा के साथ आपको बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी की सूरत में मिलेंगी, जहाँ जिनका आपको इस्तेमाल ही मालूम नहीं है, वहाँ पर भेड़िए ही परवरिश पाएंगे। जो आपने बड़ी ज़रूरी बात की, जो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए से भी अक्सर इस पॉइंट को उठाते हैं कि सज़ाएं, हम देखते हैं कि इस तरह के किसी भी केस में सज़ाएं नहीं मिलती और फिर पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ जाते हैं जो उसी मज़लूम औरत के ऊपर उंगलियाँ उठाने लगते हैं, उसी को बुरा भला कहने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि जो पहले से जुल्म का शिकार है, जो तकलीफ़ से गुजरी, जो अजियत से गुजरी है, आप ये सब करके उसके लिए या माशरे के लिए कुछ भला नहीं कर रहे हैं, आप तो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, बुराई पैदा कर रहे हैं। तो इसमें हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं आपको बताऊं, जब बड़ी मछलियां जाल को फाड़ के निकल जाएंगी और जहाँ पे पैसे का राज होगा, जहाँ सजाएं माफ़ हो जाएंगी, वहाँ लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान में जो कानून, ला कानूनियत है, ये सबसे बड़ा मसला है किसी माशरे का। माशरे की बुनियाद अदल होती है, माशरे की बुनियाद इंसाफ होती है। माशरे के जवाल का सबब, वहाँ की जिल्लत का सबब जो होता है ना, वो ये होता है कि मुजरिम आज़ाद फिर रहा हो। और जब मुजरिम आज़ाद फिरता है, उस माशरे में बेटी, माँ, बहन का कोई तकद्दुस नहीं है। जब तक पाकिस्तान का कानूनी सिस्टम मजबूत नहीं होगा, मुझे और आपको अगर शिकायत है और हमारी जाके शिकायत का अजाला नहीं होगा, ना आप महफूज है ना मैं महफूज हूँ, जवाब तो सीधा है।
एक तहरीर मेरी नज़रों से गुजरी थी, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब हम विक्टिम ब्लेमिंग की बात करते हैं तो ज़रूर गौर से सुनिएगा। तुम घर में सोई बच्ची को नहीं छोड़ते, तुम बाहर खेलती कूदती बच्चियों को नहीं छोड़ते, तुम 8 महीने क्या 80 साल वाली औरत को नहीं छोड़ते, तुम कब्र में दफन मुर्दा औरत को नहीं छोड़ते, तुम अस्पताल में पड़ी हुई मरीज़ा को नहीं छोड़ते, तुम बुर्का पहने हुए लड़की को नहीं छोड़ते, तुम दारुल अमान में रहने वालों को नहीं छोड़ते, लाहौर मोटरवे के बाद मस्जिद में 4 साला गुड़िया के साथ ज़्यादती करके मुंह पर मस्जिद का गुंबद रख दिया। अल्लाह का घर भी नहीं बच सका इन दरिंदों से। तुम लोग रास्ते में नहीं छोड़ते, तुम लोग बस में नहीं छोड़ते, तुम लोग स्कूल में नहीं छोड़ते, तुम लोग ऑफिस में नहीं छोड़ते, तुम लोग बच्चों के साथ माँ को नहीं छोड़ते, तुम लोग ख्वाजा सरा को नहीं छोड़ते, तुम लोग कब्र में मुर्दों को नहीं छोड़ते, तुम अपनी बहन और बेटी को नहीं छोड़ते, तुम ख़ानदान में रहने वालियों को नहीं छोड़ते, तुम मासूम जानवरों को नहीं छोड़ते, तुम बिल्लियों को नहीं छोड़ते, और तुम पूछते हो कपड़े क्या पहने थे, बाहर क्यों निकली थी, किसके साथ निकली थी, पर्दा क्यों नहीं किया था। तुम ये पूछो औरत क्यों थी। ये हमारा पाकिस्तान, जहाँ शायद बहुत से ऐसे लोग जो औरत का एहतराम करते हैं, बहुत से ऐसे लोग औरत होने को शायद गुनाह समझते हैं। इस सोच से बाहर निकलना होगा। बच्चियों की तरबियत ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने बच्चों को सिखाएं कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है। अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।